नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज का एक और दिलचस्प और रहस्यमयी एपिसोड। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई और रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली कहानी, जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु के काडुगोडी के पॉश इलाके में स्थित महावीर किंग्ज अपार्टमेंट की ऊंची इमारतें दोपहर की धूप में चमक रही थी। समय करीब 12:15 का था जब एक व्यक्ति मुख्य गेट पर आकर रुका। उसका नाम सुखवीर था। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोका और औपचारिक अंदाज में पूछा कि वह किससे मिलने आया है। सुखवीर ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर रहने वाली कुसुम सिंगला से मिलने आया हूं। मैं उनका नजदीकी रिश्तेदार हूं और हरियाणा से आया हूं। गार्ड्स ने अपनी ड्यूटी के अनुसार तुरंत इंटरकॉम के जरिए 4थी मंजिल पर स्थित फ्लैट में सूचना दी। कुछ ही क्षणों बाद दूसरी ओर से कुसुम सिंगला की आवाज आई, उन्हें बिठाओ, मैं खुद उन्हें लेने नीचे आ रही हूं। सिक्योरिटी रूम में रखी कुर्सी पर बैठा सुखवीर चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वो किसी खास योजना के साथ वहां आया हो। थोड़ी ही देर में एक आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला सिक्योरिटी कक्ष की ओर बढ़ती हुई नजर आई। वो कुसुम सिंगला थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुखवीर पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। ऐसा साफ महसूस हो रहा था कि वो सामने बैठे इस व्यक्ति को पहली बार देख रही है। कुसुम ने कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर हल्के संकोच के साथ उसने पूछा, मिस्टर सुखवीर सिंह? ये सुनते ही आगंतुक खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और विनम्र स्वर में कहा, जी, आप मिस कुसुम सिंगला? कुसुम सिंगला ने जैसे ही उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उसे दबाया। ये देखकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को साफ लगने लगा कि ये आगंतुक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि मैडम का कोई खास ही है। औपचारिकता पूरी करते हुए उन्होंने सुखवीर से उसकी जानकारी ली और विजिटर रजिस्टर में उसका नाम दर्ज किया। इसके बाद कुसुम उसे साथ लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ गई, जो सीधे 4थी मंजिल पर उनके फ्लैट तक जाती थी। दरअसल पंजाब की रहने वाली कुसुम सिंगला की जिंदगी बाहर से जितनी सजीद जी दिखती थी, भीतर से उतनी ही खाली थी। अकेलेपन ने उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया था। फेसबुक पर दोस्त बनाना और उनसे घंटों चैट करना उनके लिए समय बिताने का एक जरिया बन चुका था। यही वजह थी कि जो भी उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता, वो बिना ज्यादा सोचे समझे उसे स्वीकार कर लेती थी। शायद इसी आदत ने उनकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 31 दिसंबर 2015 की रात, जब पूरा देश नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटा था, कुसुम भी अपने मोबाइल पर फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी। तभी उनकी नजर हरियाणा के रहने वाले सुखवीर सिंह की फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए उसे स्वीकार कर लिया। सुखवीर ने सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी थी, बल्कि नए साल की शुभकामनाओं से भरा एक संदेश भी भेजा था। अपने फेसबुक प्रोफाइल में उसने खुद को 30 वर्षीय, अविवाहित और याहू इंडिया कंपनी का अधिकारी बताया था। कुसुम ने उसके संदेश का जवाब देते हुए उसे धन्यवाद कहा और अपनी ओर से भी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बस यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे फेसबुक की चैटिंग ने एक अलग ही रंग पकड़ लिया। 9 जनवरी 2016 को दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे से साझा किए और इसके बाद फेसबुक की जगह फोन कॉल्स ने ले ली। अब घंटों घंटों तक दोनों की बातें होने लगी। इन बातचीतों ने कब एक गहरे रिश्ते का रूप ले लिया, इसका एहसास उन्हें खुद भी नहीं हुआ। वे सिर्फ एक दूसरे के करीब ही नहीं आए, बल्कि साथ जिंदगी बिताने के सपने भी देखने लगे। सुखवीर ने खुद को एक अमीर परिवार से होने के साथ साथ याहू इंडिया कंपनी में अधिकारी बताया था। उसकी बातों में ऐसा आत्मविश्वास और मिठास थी कि कुसुम को उस पर शक करने की कोई वजह ही नजर नहीं आई। दूसरी ओर कुसुम भी अपनी जिंदगी के हर पहलू को उसके साथ साझा करने लगी। वो अक्सर सुखवीर को ये महसूस कराती रहती थी कि वो उनका पहला प्यार है। इतनी उम्र बीत जाने के बावजूद उन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला था और अब उन्हें लगने लगा था कि उनकी तलाश आखिरकार पूरी हो गई है। फेसबुक पर दोनों के ही फोटो मौजूद थे। पहली नजर में ही ये साफ नजर आता था कि सुखवीर के मुकाबले कुसुम कहीं ज्यादा खूबसूरत
और प्रभावशाली व्यक्तित्व की मालकिन थी। उसकी नौकरी भी अच्छी थी और उसे वहां से बढ़िया तनख्वाह मिलती थी। जब सुखवीर ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की तो कुसुम ने बिना ज्यादा सोचे उसे अपने घर का पता दे दिया और बेंगलुरु आने का निमंत्रण भी दे डाला। यही वजह थी कि 19 जनवरी 2016 को सुखवीर हवाई जहाज से बेंगलुरु पहुंच गया। एयरपोर्ट से निकलते ही वो सीधे कुसुम सिंगला के फ्लैट की ओर चल पड़ा और दोपहर तक वहां पहुंच भी गया। कुसुम ने उसका स्वागत पूरे सम्मान और अपंत्व के साथ किया। अकेली होने के बावजूद उसने उस पर पूरा भरोसा जताया और उसे अपने फ्लैट के अंदर ले गई। हालांकि कुसुम उस फ्लैट में बिल्कुल अकेली नहीं रहती थी। उसके साथ निधि शर्मा भी रहती थी, जो डेल कंपनी में नौकरी करती थी और रोज शाम करीब 8 बजे तक घर लौटती थी। 19 जनवरी की शाम भी निधि रोज की तरह ठीक 8 बजे अपने फ्लैट पर पहुंची। आमतौर पर कुसुम उससे पहले ही घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन उसने अपने किसी रिश्तेदार के आने की वजह से छुट्टी ले रखी थी। ये बात उसने सुबह ही निधि को बता दी थी। इसलिए जब निधि रात 8 बजे फ्लैट के बाहर पहुंची तो उसे पूरा यकीन था कि कुसुम अंदर ही होगी। उसने दरवाजे की डोरबेल बजाई, एक बार, फिर दूसरी बार, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। थोड़ी हैरानी के साथ उसने तीसरी बार, फिर चौथी बार और लगातार कई बार बेल बजाई, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे पर लैच लॉक लगा था, जिसे अंदर और बाहर दोनों ओर से खोला जा सकता था। उसकी एक चाबी कुसुम के पास रहती थी और दूसरी निधि के पास। लगातार बेल बजाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो निधि को लगा कि शायद कुसुम अपने रिश्तेदार के साथ कहीं बाहर चली गई है। उसने अपने पर्स से चाबी निकाली, धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। फ्लैट के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसे स्विच बोर्ड की जगह का अंदाजा था। उसने हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन किया। जैसे ही कमरे में रोशनी फैली, निधि की नजर सामने पड़ी और जो उसने देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शरीर कांपने लगा, आवाज जैसे गले में ही अटक कर रह गई। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों तक वो भय और सदमे में जमी रही। फिर जैसे ही उसकी चेतना लौटी, उसने हिम्मत जुटाई, कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, खून, खून। उसकी चीखें सुनकर कुछ ही पलों में पूरे फ्लोर के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। सिक्योरिटी गार्ड्स भी भागते हुए ऊपर पहुंच गए। निधि का हाल बेहाल था। वो दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कोई उससे कुछ पूछता तो वो कुछ बोल नहीं पाती, बस कांपते हुए हाथ से फ्लैट के अंदर की ओर इशारा कर देती। इसी बीच फ्लैट का ऑटोमेटिक दरवाजा फिर से बंद हो गया था, लेकिन चाबी अब भी उसी में लगी हुई थी। लोगों ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में पहुंचे, सामने का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। कमरे के बीचों बीच कुसुम सिंगला की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो किसी आखिरी डरावने पल की गवाही दे रही हों। उसकी गर्दन पर लैपटॉप के चार्जर का तार कसकर लिपटा हुआ था। बाई आंख की भौं के पास गहरा जख्म था, जिससे बहा खून फर्श तक फैल गया था। पहली ही नजर में साफ था, कुसुम अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके आसपास कागज बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी या संघर्ष में सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया हो। यह नजारा इतना भयावह था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में थाना काडुगोडी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, सबूत जुटाए और जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद कुसुम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। निधि शर्मा से लिखित शिकायत लेकर हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान एक अहम जानकारी सामने आई। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कुसुम सिंगला से मिलने एक व्यक्ति आया था, जिसका नाम सुखवीर सिंह था। गार्ड के मुताबिक वो करीब 3 बजे लिफ्ट से नीचे उतरा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो अपार्टमेंट के मुख्य गेट से बाहर नहीं गया, बल्कि छोटे गेट से निकल गया था। इतना ही नहीं, जाते समय उसके कंधे पर कुसुम मैडम का लैपटॉप बैग भी टंगा हुआ था। जब पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड से सख्ती से पूछा कि उसने उस आदमी को रोका क्यों नहीं, तो वो पछतावे भरे स्वर में बोला, हम रोकते कैसे सर, हमें उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। कुसुम मैडम जिस तरह उससे हाथ मिलाकर उसे अपने साथ ले गई थी और विजिटर रजिस्टर में भी खुद अपने हाथों से एंट्री की थी, उसे देखकर तो यही लगा था कि वो उनका कोई बहुत खास है। इसलिए जब वो बाहर जाने लगा तो हमने उसे नहीं रोका।
लेकिन अब लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर उसी वक्त रोककर कुसुम मैडम को फोन कर लिया होता तो वो पकड़ा जाता। गार्ड की बातों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। पुलिस के कहने पर उसने विजिटर रजिस्टर का वह पेज दिखाया जहां कुसुम की हैंडराइटिंग में उस व्यक्ति का विवरण दर्ज था। उसमें लिखा था सुखबीर सिंह, निवासी हथीन, पलवल, हरियाणा, और साथ ही एक मोबाइल नंबर भी दर्ज था। पुलिस ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद मिला। अब मामला और भी गंभीर हो चुका था। पुलिस विजिटर रजिस्टर अपने साथ लेकर थाने लौट आई और संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी सभी थानों में प्रसारित कर दी गई। बेंगलुरु पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस केस को बेहद गंभीरता से लिया। एसीपी ईस्ट पी हरिशेखरन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। हरिशेखरन ने बिना समय गंवाए अपनी जांच शुरू कर दी। हर एक पहलू को बारीकी से खंगाला जाने लगा। इसी बीच कुसुम के साथ रहने वाली निधि भी धीरे धीरे संभल चुकी थी। पुलिस की मौजूदगी में उसने कुसुम का सामान चेक किया और जो जानकारी सामने आई उसने इस केस को और उलझा दिया। निधि ने बताया कि कुसुम का लैपटॉप तो गायब था ही, साथ ही उसका मोबाइल फोन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, बैंक खाते की चेकबुक और एक ट्राउजर भी नहीं मिल रहा था। इसके अलावा भी कुछ सामान गायब हो सकता था, क्योंकि अलमारी के अंदर रखे कागजात और दस्तावेज बुरी तरह बिखरे पड़े थे, मानो किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ खंगाल डाला हो। अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अपराध था, जिसमें भरोसे का बेरमी से फायदा उठाया गया था। एसीपी हरिशेखरन ने निधि शर्मा से विस्तार से पूछताछ की और कुसुम का मोबाइल नंबर भी अपने पास नोट कर लिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत कुसुम के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने और उसकी आखिरी लोकेशन का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कॉल डिटेल्स सामने आने पर एक नंबर ने उनका ध्यान खींचा। उस नंबर पर कुसुम ने कई बार कॉल किए थे और उसी नंबर से भी कुसुम के फोन पर बार बार कॉल आए थे। ये वही नंबर था जो अपार्टमेंट के विजिटर रजिस्टर में दर्ज था। साफ था, ये नंबर उसी संदिग्ध व्यक्ति सुखवीर सिंह का था। अब जांच और भी तेज हो गई। पुलिस ने दोनों नंबरों की मौजूदा लोकेशन ट्रेस करवाई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। कुसुम और सुखवीर दोनों के मोबाइल की लोकेशन एक साथ बेंगलुरु से बाहर की दिखाई दे रही थी। इससे शक लगभग यकीन में बदल चुका था कि कुसुम की हत्या के पीछे सुखवीर का ही हाथ है। बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत हरियाणा पुलिस से संपर्क कर सुखवीर सिंह के दिए गए पते पर उसकी जानकारी जुटाने का अनुरोध किया। हालांकि वहां से जवाब मिला कि पता अधूरा है, फिर भी उसकी तलाश की जा रही है। इधर हरिशेखरन और उनकी टीम ने कुसुम के जीवन से जुड़े हर पहलू को खंगालना शुरू कर दिया। जांच में सामने आया कि कुसुम मूल रूप से पंजाब की रहने वाली थी। वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और इससे पहले आईबीएम कंपनी की नोएडा शाखा में काम कर चुकी थी। उसी दौरान उसकी शादी हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं सका और जल्द ही उसका तलाक हो गया था। करीब 6 महीने पहले ही उसका ट्रांसफर बेंगलुरु हुआ था, जहां वो नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। कुसुम न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि समझदार और व्यवहार कुशल भी थी। एक अच्छी नौकरी, आत्मनिर्भर जीवन और प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसमें हर वो गुण था जिसकी लोग सराहना करते हैं। लेकिन फिर भी उसके जीवन का एक पहलू ऐसा था जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा था। आखिर इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की का तलाक क्यों हुआ? कुसुम दूसरी शादी को लेकर बेहद गंभीर थी, लेकिन उतनी ही सतर्क भी। एक बार धोखा खा चुकी कुसुम अब कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहती थी। उसने ठान लिया था कि इस बार वो जिस किसी से भी शादी का निर्णय करेगी, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ेगी। पूछताछ के दौरान निधि शर्मा ने पुलिस को बताया कि कुसुम उससे अपनी शादी को लेकर बातें तो करती थी, लेकिन यह कभी नहीं बताया था कि उसकी किसी से बातचीत चल रही है। उस दिन भी कुसुम ने सिर्फ इतना ही कहा था कि उसका कोई रिश्तेदार उससे मिलने आ रहा है। वो रिश्तेदार कौन है, कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है, इन सब बातों का उसने जिक्र तक नहीं किया था। अब वही कथित रिश्तेदार इस पूरे मामले में सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। पुलिस ने अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि कुसुम के साथ एक युवक उसके फ्लैट की ओर जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी उसे पहचानते हुए पुष्टि कर दी कि वही व्यक्ति सुखवीर सिंह था, जिसकी एंट्री कुसुम ने खुद विजिटर रजिस्टर में की थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, सुखवीर सिंह तक कैसे पहुंचा जाए? इसका एक ही रास्ता बचा था, उसके मोबाइल नंबर की असली पहचान का पता लगाना। पुलिस ने तुरंत इस दिशा में काम किया।
किस्मत ने भी इस बार उनका साथ दिया। जांच में पता चला कि वो मोबाइल नंबर वास्तव में सुखवीर सिंह पुत्र राजपाल सिंह के नाम पर ही रजिस्टर था। इतना ही नहीं, उसके साथ उसका पूरा पता भी दर्ज था। गांव रीबड़, थाना हथीन, जिला पलवल, हरियाणा। अब पुलिस के पास ठोस सुराग था। बेंगलुरु पुलिस ने बिना देर किए ये जानकारी हरियाणा पुलिस को भेजी और सुखवीर सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने का आग्रह किया। हरियाणा के थाना हथीन की पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस द्वारा दिए गए पते पर तुरंत छापा मारा। जांच में यह पुष्टि हो गई कि सुखवीर सिंह उसी गांव का रहने वाला है, लेकिन वो उस समय घर पर मौजूद नहीं था। जब घरवालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो इन दिनों गुड़गांव में है। थोड़ी पूछताछ के बाद उसका ठिकाना भी पता चल गया। इसके बाद गुड़गांव पुलिस की मदद ली गई और बहुत ही कम समय में सुखवीर सिंह को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर बेंगलुरु पुलिस को मिली, उनकी टीम तुरंत गुड़गांव पहुंची। विधिवत प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे हिरासत में लिया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत से उसे 5 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस बेंगलुरु लौट आई। बेंगलुरु पहुंचते ही उसे पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। वहां उससे सख्ती और समझदारी दोनों के साथ लंबी पूछताछ की गई। आखिरकार सुखवीर ने जो सच बताया, उसने इस पूरे मामले की परतें खोल दी। सुखवीर सिंह एक गांव में पैदा हुआ था और उसका बचपन ग्रामीण माहौल में ही बीता, लेकिन वो शुरू से ही पढ़ाई में तेज था। अपनी मेहनत के दम पर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ते हुए याहू इंडिया कंपनी की नोएडा शाखा में नौकरी भी हासिल कर ली। कुछ समय बाद उसे बेंगलुरु की एक फर्म में ज्यादा वेतन वाली नौकरी मिल गई तो वो वहां चला गया। ये करीब 2011 की बात थी। हालांकि वहां वह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि याहू इंडिया कंपनी ने उसे और बेहतर पैकेज देकर वापस बुला लिया। इसके बाद उसे एक्सेंचर कंपनी में नौकरी मिली तो उसने याहू छोड़कर वहां ज्वाइन कर लिया। लेकिन 2013 में उसकी ये नौकरी भी छूट गई और यहीं से उसकी जिंदगी पटरी से उतरने लगी। नौकरी जाने के बाद वो लंबे समय तक बेरोजगार रहा। कई कोशिशों के बावजूद उसे कहीं काम नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदल गई। अब उसके पास 2 ही काम रह गए थे, एक नौकरी की तलाश करना और दूसरा सोशल मीडिया पर समय बिताना। लाखों युवाओं की तरह वो भी फेसबुक पर अजनबियों से दोस्ती करता, उनसे चैटिंग करता और अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें करता था। वो खुद को एक सफल, अमीर और बड़ी कंपनी में काम करने वाला अधिकारी बताता था, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। इसी तरह जब फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती कुसुम सिंगला से हुई तो उसने उसे भी अपने झूठे व्यक्तित्व के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसने अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर ऐसी ऐसी बातें बताई कि सामने वाले को उस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही न रहे। जब दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दिए तो बातचीत का सिलसिला और गहरा हो गया। अब फेसबुक की जगह घंटों फोन पर बातें होने लगी। सुखवीर के पास बात करने का एक अलग ही प्रभावशाली अंदाज था। उसकी बातों में मिठास भी थी और चालाकी भी। इसी का फायदा उठाते हुए उसने बहुत ही कम समय में कुसुम को पूरी तरह अपने भरोसे में ले लिया। असल में जब सुखवीर को कुसुम की नौकरी और उसकी अच्छी खासी सैलरी के बारे में पता चला तो उसके मन में एक खतरनाक योजना आकार लेने लगी। उसने सोचा, अगर किसी तरह उसकी शादी कुसुम से हो जाए तो उसकी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो सकती है। उसकी योजना साफ थी। पहले वो कुसुम को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा, शादी कर लेगा और फिर कुछ समय बाद अपने बेरोजगार होने की सच्चाई बताएगा। उसे यकीन था कि शादी के बाद कुसुम कुछ नहीं कर पाएगी और खुद ही उसे नौकरी दिलाने में मदद करेगी। अपनी इसी स्वार्थी और गलत सोच के साथ उसने चालें चलनी शुरू कर दी। फोन पर मीठी मीठी बातें करते हुए वो कुसुम के इतना करीब आ गया कि जब उसने एक बार उससे मिलने की इच्छा जताई तो कुसुम ने बिना झिझक उसे बेंगलुरु बुला लिया। अपनी झूठी शान और रौब जमाने के लिए सुखवीर हवाई जहाज से बेंगलुरु पहुंचा था। जब वो सिक्योरिटी कक्ष में बैठा कुसुम का इंतजार कर रहा था, तभी वहां मौजूद लोगों की बातचीत से उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। कुसुम कुंवारी नहीं बल्कि तलाकशुदा है। यह सुनकर उसे एक पल के लिए गहरा झटका लगा, क्योंकि कुसुम ने तो उससे कहा था कि वो उसका पहला प्यार है, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। आखिर वो भी तो कुसुम से कई झूठ बोल चुका था। ऐसे में उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और सामान्य बना रहा। थोड़ी देर बाद कुसुम आई और उसे अपने फ्लैट में ले गई। वहां उसने पूरे अपंत्व और आदर के साथ उसकी खातिरदारी की। दोनों आराम से बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। माहौल सहज था,
लेकिन सुखवीर के मन में उठे सवाल अब भी कहीं न कहीं बाकी थे। आखिरकार उसने कुसुम से उसके तलाकशुदा होने और इस बात को उससे छिपाने को लेकर शिकायत कर ही दी। कुसुम ने गहरी सांस लेते हुए शांत स्वर में जवाब दिया। उसने कहा कि वो रिश्ता उसके लिए कभी शादी था ही नहीं, बल्कि एक धोखा था। उसे उस तथाकथित पति से कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, इसलिए उसने उस रिश्ते को न तो दिल से स्वीकार किया और न ही उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा माना। उसकी बातों में दर्द भी था और एक अधूरी कहानी की कसक भी। लेकिन सुखवीर ने उसकी भावनाओं को समझने के बजाय अपने अहंकार को ज्यादा महत्व दिया। उसने कुसुम को इस गलती के लिए इस तरह माफ करने की बात कही जैसे वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। कुसुम को सुखवीर का ये माफ करने वाला अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ झलकने लगी। उसने गंभीर स्वर में कहा, मेरी जिंदगी में सिर्फ यही एक झूठ था जिसे माफ करके तुमने मुझे अपराध बोध से बचा लिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई झूठ हो तो अभी बता दो, मैं भी तुम्हें इसी तरह माफ करके अपना मन साफ कर लूंगी। उसकी बातों में सच्चाई भी थी और एक चुनौती भी। उस वक्त कमरे का माहौल अचानक बदल गया। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। सुखवीर को लगा कि अब उससे सच छिपाना मुश्किल है। माहौल ऐसा बन चुका था कि उसे भी अपनी सच्चाई सामने रख देनी चाहिए। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और बेफिक्र होने का दिखावा करते हुए अपने बेरोजगार होने की सच्चाई कुसुम के सामने रख दी। साथ ही उसने उससे यह भी अनुरोध किया कि अगर संभव हो तो वो उसे नौकरी दिलाने में मदद करे। लेकिन ये सच सुनते ही कुसुम के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। जिस भरोसे और उम्मीद के साथ उसने उसे अपने घर बुलाया था, वो एक ही पल में टूट गया। उसे एहसास हो गया कि सुखवीर ने उसे सिर्फ झूठ और लालच के सहारे अपने जाल में फंसाया था। गुस्से से भरी कुसुम ने उसे डांटते हुए साफ शब्दों में कहा कि वो तुरंत उसके घर से चला जाए। सुखवीर ने कुछ पल के लिए उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, मैं अभी चला जाता हूं, लेकिन तुम मुझे मेरे आने जाने का खर्च 50,000 रुपए दे दो। कुसुम ने उसे एक भी पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसके पास देने के लिए एक भी रुपया नहीं है। दरअसल मना करने की एक वजह यह भी थी कि इससे पहले वो इसी तरह के धोखे में 5 लाख रुपए गवा चुकी थी। अब वो दोबारा किसी के जाल में फंसना नहीं चाहती थी। सुखवीर ने एक बार फिर नरमी दिखाते हुए कहा, ठीक है, अगर 50,000 नहीं देना चाहती तो कम से कम 5,000 रुपए ही दे दो, ताकि मैं वापस जा सकूं। इसके बाद मैं तुमसे कभी संपर्क नहीं रखूंगा। लेकिन कुसुम इस बार भी अपने फैसले पर अडिग रही। उसने 5,000 रुपए देने से भी साफ मना कर दिया। बस यही वो पल था जब सुखवीर के अंदर छिपा हुआ गुस्सा और लालच एक साथ फूट पड़ा। गुस्से में उसने पास में रखा पेन उठाया और अचानक कुसुम के चेहरे पर वार कर दिया। चोट लगते ही कुसुम घायल हो गई। वो कुछ समझ पाती या अपने बचाव में आवाज उठाती, इससे पहले ही सुखवीर ने तेजी दिखाते हुए लैपटॉप के चार्जर का तार उठाया और उसके गले में लपेटकर कस दिया। कुछ ही पलों में कुसुम की सांसें थम गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुखवीर ने यह सुनिश्चित कर लिया कि कुसुम अब जीवित नहीं है। इसके बाद वो पूरी तरह निश्चिंत हो गया और अपने असली मकसद में लग गया। उसने कुसुम का लैपटॉप बैग में रखा और उसके कमरे की तलाशी लेने लगा। तलाशी के दौरान उसे कुसुम का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक की चेकबुक मिली, जिन्हें उसने बिना देर किए अपने बैग में डाल लिया। इतना ही नहीं, उसने कुसुम का मोबाइल फोन भी अपनी जेब में रख लिया। जब सुखवीर ने पेन से कुसुम पर वार किया था तो उसके चेहरे से निकला खून उसकी पैंट पर लग गया था। पकड़े जाने के डर से उसने तुरंत अपनी पैंट उतारकर बैग में रख ली और कुसुम का ट्राउजर निकालकर पहन लिया। इसके बाद वो फ्लैट से इस तरह बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न ही किसी तरह की बेचैनी, मानो उसने कोई साधारण काम किया हो। कुछ दूर जाकर उसने कुसुम के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल कर यह जानकारी दी कि वो अपना पिन भूल गया है, इसलिए उसे नया पिन जारी किया जाए। चालाकी से की गई इस हरकत का फायदा उसे मिल गया और उसे नया पिन मिल गया। इसके बाद उसने एटीएम से 10,000 रुपए निकाल लिए। बेंगलुरु से निकलकर जब वो दिल्ली पहुंचा तो वहां से उसने 30,000 रुपए और निकाल लिए। फिर वो गुड़गांव के एक होटल में कमरा लेकर आराम करने के इरादे से ठहर गया। लेकिन शायद उसकी किस्मत अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। होटल पहुंचते ही उसने वहां के फोन से अपने घरवालों को अपनी मौजूदगी की सूचना दे दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पुलिस पहले से ही उसकी तलाश में जुटी थी। जैसे ही लोकेशन और जानकारी पुख्ता हुई, पुलिस ने बिना देर किए उसे गिरफ्तार कर लिया।
इस तरह कुसुम की हत्या करने के महज 24 घंटे के भीतर ही सुखवीर पुलिस के शिकंजे में आ चुका था। पुलिस ने उसके पास से कुसुम के दोनों मोबाइल फोन, बैंक की चेकबुक, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लैपटॉप बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, उसकी निशानदेही पर बेंगलुरु में फेंकी गई वो पैंट भी बरामद कर ली गई जिस पर कुसुम का खून लगा हुआ था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सुखवीर को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक वो जेल में ही था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं अगली एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद।